सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ दिल्ली पुलिस 2025 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर का जो है आपका प्रैक्टिस सेट 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जितना भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग इसे तैयार किया गया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे मैं आपको फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ाऊंगी, जितना ज्यादा हो सके कोशिश करूंगी आपकी चीजों को क्लियर आउट करने का, ताकि कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत ना रहे। एंड मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप सभी को जहां पे भी कंफ्यूजन है चीजों को नोट करते हुए जाना है, और नोट करने के बाद आपको उसका रिवीजन करना है, ठीक है। ये किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको मैं कंप्यूटर का भी क्वेश्चन एक दो रहेगा, आपके प्रैक्टिस शीट में रहता है, क्योंकि 10 नंबर जो है ये आपके कंप्यूटर से भी रहता है, 10 नंबर जो है ये आपके कंप्यूटर से भी रहता है, 10 नंबर का। तो इस वजह से मैं कंप्यूटर का भी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आई हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज मोस्ट एबडेंट इन आवर बॉडी। तो फास्फोरस है, कैल्शियम है, आयरन है या फिर कॉपर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम जो है। मतलब कि ये हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में कैल्शियम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कैल्शियम जो है आपका 99% जो है याद रखिएगा 99% कैल्शियम जो है ये क्या करता है, हड्डी और जो हो गया आपके दांतों में जो है ये संग्रहित होता है। तो याद रखिएगा 99%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99% कैल्शियम, 99% कैल्शियम हड्डियों और दांतों में संग्रहित होता है, संग्रहित होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है मांसपेशियों में जो है ना संकोचन और रक्त का थक्का बनाने में जो है ये मदद करता है, ठीक है। मांसपेशियों में संकोचन, मांसपेशियों में संकोचन और रक्त का थक्का बनाने में, थक्का बनाने में सहायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछा है कि कौन सा खनिज जो है हमारे शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में होता है, तो पहले नंबर पे तो कैल्शियम होता है, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होता है। कैल्शियम जो होता है ये ऑलमोस्ट 1.5 से 2% होता है कैल्शियम, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं कि दूसरे नंबर पे कौन से अधिक मात्रा में होता है, तो दूसरे नंबर पे आपका आता है फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है। फास्फोरस जो है अगर मैं बात करूँ ये कितना होता है, तो ये जो है आपका 1% होता है, ठीक है ना। तो ये इस 1% के आसपास होता है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फास्फोरस के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या करता है, ठीक है। तो फास्फोरस के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है आपके डीएनए और आरएनए की संरचना के लिए जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए की संरचना में मदद करता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका तीसरे नंबर पे कौन सा आ जाता है, तीसरे नंबर पे आता है आपका पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है, तो याद रखिएगा पोटेशियम जो है ना ये कोशिका के अंदर पाया जाता है, और ये जो है आपके मांसपेशियों की गति को और जो हृदय की धड़कन है ना उसको ये नियंत्रित करता है, ठीक है। तो पोटेशियम के बारे में आपको याद रखना है, पोटेशियम के बारे में आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले याद रखिएगा पोटेशियम जो है ये कोशिका के अंदर पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है कि ये मांसपेशियों की गति
मांसपेशियों की गति, और याद रखिएगा, और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है पोटेशियम के बारे में। और चौथे नंबर पे जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है आपका सोडियम। ठीक है, चौथे नंबर पे जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो कौन सा आता है, वो आता है सोडियम। ठीक है, सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, सोडियम जो है ये क्या करता है, ये कोशिका के बाहर पाया जाता है। ठीक है, तो सोडियम के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये कोशिका के बाहर पाया जाता है। कोशिका के बाहर पाया जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, ये जो है आपको ये रक्तचाप को जो है ना नियंत्रित करता है, रक्तचाप को। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द पद्म विभूषण इन 2003। तो लता मंगेशकर, सोनल मानसिंह, एम एस सुब्बलक्ष्मी या फिर इंदिरा गांधी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ठीक है, इसके बाद हम सोनल मानसिंह से रिलेटेड एक एक पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो थी ये शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई थी, तो याद रखिएगा ये जुड़ी हुई थी भरतनाट्यम, भरतनाट्यम प्लस ओडिसी से। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि ये भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी थी। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे कि इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो इन्हें जो है पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, तीन पुरस्कार आपको याद रखना है। पद्मश्री, पद्मश्री, इसके बाद और कौन सा मिला हुआ है, पद्म भूषण, भूषण, और एक आपको याद रखना है विभूषण, जो कि विभूषण के बारे में आपसे पूछा ही गया है, विभूषण। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि इन्हें पद्मश्री कब मिला था। तो 1992 में इन्हें पद्मश्री मिला था, 1992 में। भूषण की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा 2003 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। ठीक है, और विभूषण भी इन्हें 2003 में ही मिला था। ठीक है, 2003 में। तो उसके बाद याद रखिएगा कि ये पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली जो है पहली भारतीय महिला बनी है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ये मैं लिख देती हूँ ताकि नोट बनाने टाइम आप इसे याद रखिएगा। पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, तो ये सोनल मानसिंह के बारे में आपको इतना याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे जो कि है आपके एम एस सुब्बलक्ष्मी। ये एक शास्त्रीय गायिका थी। ठीक है, एम एस सुब्बलक्ष्मी। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, इनके बारे में आपको याद रखना है कि ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन थी। तो याद रखिएगा भारत रत्न से सम्मानित होने वाली, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार। भारत रत्न जो होता है ये सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है। ठीक है, इनके बारे में आपको और क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा इन्हें जो है ये याद रखिएगा कि इन्हें भारत रत्न प्राप्त कब हुआ था। तो याद रखिएगा इन्हें भारत रत्न
ठीक है। तो इन्हें भारत रत्न मिला था 1998 में, इन्हें भारत रत्न मिला था। इसके अलावा और पुरस्कार याद रखिएगा, इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इन्हें पद्म भूषण कब मिला हुआ है, पद्म भूषण। ठीक है, तो इन्हें पद्म भूषण मिला है 1954 में, 1954 में इन्हें पद्म भूषण मिला हुआ है। ठीक है, और विभूषण की अगर मैं बात करूँ तो 1975 में। ठीक है, तो यहाँ पे विभूषण भी लिख लीजिए। ठीक है, जगह की वजह से थोड़ा मुझे ऐसा लिखना पड़ रहा है, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। 1974 में। ठीक है, विभूषण। तो ये हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो कि है आपको इंदिरा गांधी के बारे में। तो इंदिरा गांधी के बारे में मैं आपको बोल देती हूँ क्योंकि अब जगह मुझे नहीं बचा है। तो इंदिरा गांधी के बारे में आपको लिखना है कि ये जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और ये 2 बार प्रधानमंत्री बनी थी, यानी इनका कार्यकाल 2 बार आया था। पहला जो था वो था आपका 1966 से 1977 तक, और दूसरा था 1980 से 1984 तक। ठीक है, ये इंदिरा गांधी का कार्यकाल था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे आपको याद रखना कि इनके समय ही आपातकाल की घोषणा की गई थी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आपातकाल की घोषणा जो की गई थी वो 1975 में की गई थी और 77 तक चली थी। ठीक है, तो और याद रखिएगा इन्हें जो है आयरन लेडी ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है। तो ये मैं नोट में लिख देती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे मैं नोट में लिख देती हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे किन के बारे में बात कर रहे थे, हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, इनके बारे में आपको याद रखना है कि इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता था। ठीक है, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपको याद रखना है कि टाइम मैगज़ीन जो है वो याद रखिएगा, टाइम मैगज़ीन के द्वारा इन्हें विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया था। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके इंदिरा गांधी के बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है लता मंगेशकर के बारे में। तो लता मंगेशकर के बारे में इन्हें जो है पुरस्कार मिला हुआ है। तो इनके पुरस्कार मैं ऊपर लिख सकती हूँ, यहाँ पे है जगह। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्हें भारत रत्न कब मिला था, भारत रत्न। ठीक है, तो इन्हें भारत रत्न 2001 में मिला था और इनको पद्म भूषण 1969 में मिला था। ठीक है, पद्म भूषण, सीधा भूषण लिख देती हूँ। ठीक है, भूषण इन्हें कब मिला था, 1969 में इन्हें मिला था। और इसके बाद याद रखिएगा विभूषण इन्हें मिला था 1999 में, विभूषण। और विभूषण इन्हें कब मिला था, 1999 में। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा ना तो मैं जो बोल रही हूँ वो सुन करके आप नोट बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अनुच्छेद 233 से 237 के अंतर्गत उल्लेखित न्यायिक सेवा पद किसे संदर्भित करता है। तो द टर्म जुडिशरी सर्विस मेंशन्ड अंडर आर्टिकल्स 233 से 237 रेफर्स टू होम। तो ऑप्शन ए बोल रहा है कि सभी न्यायाधीशों और उनके बीच के सिविल न्यायिक पदों को, या फिर ऑप्शन बी कार्यकारी मजिस्ट्रेट सहित सभी मजिस्ट्रेट्स को, या फिर ऑप्शन सी केवल सत्र न्यायाधीशों और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों को, या फिर ऑप्शन डी केवल जिला न्यायाधीश को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी न्यायाधीशों और उनके जो नीचे के जो सिविल न्यायिक पद होते हैं ना उसको। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, 233 से 237 के अंतर्गत उल्लेखित न्यायिक सेवा पद किसे संदर्भित करता है। तो यहाँ पे 233 से 237 में जो उल्लेखित है न्यायिक सेवा पद वो संदर्भित किसे करता है, सभी न्यायाधीशों और उनके नीचे के जो सिविल न्यायिक पद है उनको संदर्भित करता है। तो इसके लिए जो है सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा 200 33 से 237। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो है भारत का संविधान जो है ये आपका भाग 6 है। इसमें जो है ना 233 से 237 तक के जो जितने भी राज्य स्तर की जो अधीनस्थ न्यायपालिका है या फिर जो है उनकी संरचना नियुक्ति उनसे संबंधित ये प्रावधान इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो आपका आता है ये किस में आता है, तो याद रखिएगा ये आता है आपके संविधान के भाग 6 में। ठीक है, और इसी में जो है प्रशासनिक सेवा हो गया या फिर जो है राज्य स्तर पे अधीनस्थ न्यायपालिका की संरचना नियुक्ति ये सब इसमें आता है। ठीक है, तो ये मैं लिख देती हूँ।
भाग 6 में आता है। इसके बाद याद रखिएगा राज्य स्तर की अधीनस्थ न्यायपालिका की संरचना, ठीक है। इसके बाद क्या आता है इसका संरचना, नियुक्ति, ठीक है। नियुक्ति, इसके बाद याद रखिएगा ये प्रशासन से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। प्रशासन प्रशासन से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो ये भाग 6 के बारे में। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि न्यायिक सेवा में कौन कौन शामिल होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है। न्यायिक सेवा किसे कहते हैं, यानी न्यायिक सेवा जो होता है इसमें होते कौन कौन है। न्यायिक सेवा न्यायिक सेवा में शामिल, ठीक है। तो न्यायिक सेवा में शामिल कौन कौन होते हैं, तो पहले आपको याद रखना है जिला मजिस्ट्रेट, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। सॉरी, जिला न्यायाधीश, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। इसका याद रखिएगा। दूसरा आपको सिविल न्यायाधीश, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिकल मजिस्ट्रेट। तीसरा कौन सा हो जाएगा, मुख्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। और इसके बाद याद रखिएगा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश। अच्छा, इन सब में आप एक चीज़ इसे याद रखिएगा, ठीक है? इसमें ये याद रखिएगा कि जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है ना? या फिर जो है आपके न्यायाधीश होते हैं, ठीक है ना? सत्र न्यायाधीश जो होते हैं, इसमें जो है सीधे शामिल नहीं होते। इस पद में जो है वो लोग सीधे शामिल नहीं होते। जब तक वो न्यायिक कार्य ना कर रहे हों, तब तक के वो शामिल नहीं होते हैं, ठीक है? तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो है आपका 233 से 237 अनुच्छेद है, तो वो मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ, ठीक है? तो जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे है आपका अनुच्छेद 233, ठीक है। तो 233 है, तो इसमें क्या है इसमें जो है ना जिला न्यायाधीश की नियुक्ति है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, थोड़ा मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है जगह की वजह से, ठीक है। तो पहला आपका 233 में है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। इसके बाद 234 में है आपके अधीनस्थ न्यायिक सेवा की नियुक्ति, पहला। दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है अनुच्छेद 234, ठीक है। तो अनुच्छेद 234 में क्या है, तो अनुच्छेद 234 में अधीनस्थ न्यायिक सेवा की नियुक्ति। न्यायिक सेवा की नियुक्ति, ठीक है। तो ये 233 234 है। इसके बाद अनुच्छेद 235 में लिख लीजिए प्रशासनिक नियंत्रण है। 237 में परिभाषा है, ठीक है ना। और सॉरी 36 में, और 237 में विशेष प्रावधान है। तो ये दो तो मैं लिखा दी हूँ जो थोड़ा ये था। बाकी 235 में मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ।
अनुच्छेद 235 में प्रशासनिक नियंत्रण है, 236 में परिभाषाएं हैं, ठीक है, और 237 में जो है ये विशेष प्रावधान है। यहाँ पे परिभाषा 236 अनुच्छेद में जो है, इसमें है कि जिला न्यायाधीश और न्यायिक सेवा की जो है ना, इसमें व्याख्या की गई हुई है, ठीक है, तो वो परिभाषा है। तो 235 में प्रशासनिक नियंत्रण, 236 में परिभाषा और 237 में विशेष प्रावधान, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंतरराज्यीय व्यापार पर कौन सा जीएसटी लागू होता है? विच जीएसटी अप्लाई टू इंटर स्टेट ट्रेड? सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतरराज्यीय बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईजीएसटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यह देखिएगा, जो आपका इंटर स्टेट वाला है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जैसे जीएसटी का प्रकार होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीएसटी। तो यहाँ पे सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी और यूटी जीएसटी। तो यहाँ पे सीजीएसटी ये क्या होता है? तो ये है ना, ये होता है आपके केंद्र सरकार के द्वारा इसे वसूला जाता है, और ये जो है ये आपका लगता है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। केंद्रीय वस्तु केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। इसके बाद आईजीएसटी क्या होता है? आईजीएसटी होता है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। ये क्या ना, अंतर्राज्यीय व्यापार पर जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा ये वसूला जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। सेवा कर। इसके बाद जो आपका स्टेट लेवल का आता है एसजीएसटी, एस जीएसटी, ये स्टेट लेवल का है, तो ये राज्य वस्तु एवं सेवा कर हो गया। राज्य वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। इसका जो है ये आपका जो है ये केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होने वाला जो है ये जीएसटी है, क्योंकि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, तो ये हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेशों पर, केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि जो आपके जीएसटी है, जीएसटी की दरें क्या क्या होती है? जीएसटी, जीएसटी की दरें, ठीक है। तो जीएसटी की दरें क्या क्या होती है? तो जीएसटी की दरें होती हैं, सबसे पहले होता है 0%, ठीक है। 0% उस पे लगता है जो बहुत ज्यादा आवश्यक वस्तु, आप समझ सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा आवश्यक में क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, इसके बाद किताबें वगैरह हो जाएगी, तो इस पे 0% है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद देखिएगा आपका जो है 5% जीएसटी लगता है, ठीक है, इसकी दरें हैं। 5% जीएसटी लगता है, जैसे रेल टिकट वगैरह इस सब पे 5% का जीएसटी लगता है। इसके बाद जो जीएसटी लगता है वो 12% का लगता है, ठीक है। जो 12% लगता है कोई भी कपड़े या मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे 12% का जीएसटी है। इसके बाद जो है आपके सॉरी, वस्त्र और मोबाइल पे 12% है, और इलेक्ट्रॉनिक्स पे 18%, ठीक है। और इसके बाद आपका लगता है आपका 28%, ठीक है। तो ये जीएसटी की दरें हैं, ठीक है। इसके बाद जीएसटी के बारे में आपको और क्या क्या याद रखना है? जीएसटी के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये लागू कब हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 को जो है ये भारत में जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है। तो भारत में लागू कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो याद रखिएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन था, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है
इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था एक राष्ट्र एक कर जो नीति थी ना, इसको लागू करना, ठीक है। तो अगर मैं उद्देश्य की बात करूँ तो याद रखिएगा उद्देश्य, इसका उद्देश्य था एक राष्ट्र एक कर, एक राष्ट्र एक कर जो नीति थी उसको लागू करना। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे लिखा रही हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो विश्व में जो है सबसे पहले जीएसटी जो है वो किसने लागू किया था और कब, तो याद रखिएगा विश्व की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ। विश्व में सबसे पहले जीएसटी, सबसे पहले जीएसटी 1954 में जो है ना ये फ्रांस के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले जीएसटी जो है 1954 में फ्रांस ने लागू किया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हिंदू मंदिर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रमुख देवता के लिए सबसे भीतरी कक्ष होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ हिंदू टेम्पल इन द इंटर मोस्ट चैम्बर फॉर द प्रिंसिपल डेइटी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शिखर, कलश, जगती या फिर गर्भगृह। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रमुख देवता के लिए सबसे भीतरी कक्ष होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका गर्भगृह। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है याद रखिएगा, ये जो मंदिर का है ना सबसे भीतरी और सबसे पवित्र कक्ष होता है, ठीक है। मंदिर का सबसे भीतरी और सबसे पवित्र कक्ष होता है, ठीक है। याद रखिए, और यही इसी जगह जो है ना ये जो मुख्य देवता की जो मूर्ति होती है ना ये स्थापित होती है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो है मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित यहीं पे होती है। मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ शिखर, तो याद रखिएगा शिखर जो है ना ये मंदिर का सबसे ऊपरी भाग होता है। मंदिर का ऊपरी भाग होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कलश की बात करूँ तो कलश जो होता है ना ये शिखर के जो है शीर्ष पर स्थित होता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा शीर्ष पर स्थित सजावटी भाग कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो याद रखिएगा कलश, तो ये याद रखिएगा मंदिर का सॉरी शिखर के शीर्ष पर स्थित होता है। शिखर के इस शिखर के शीर्ष पर स्थित सजावटी भाग होता है, ठीक है ना, सजावटी सजावटी भाग होता है। और इसके बाद अगर मैं जागती की बात करूँ तो जागती जो होता है ये क्या होता है? ये होता है आपके मंदिर का जो है ना जो ऊंचा मंच होता है जिस पर मतलब कि पूरा मंदिर बना होता है ना उसे हम जागती कहते हैं, ठीक है। मंदिर का मंदिर का ऊंचा मंच होता है, ठीक है, ऊंचा मंच मंच होता है जिस पर पूरा मंदिर बना होता है। जिस पर जिस पर पूरा मंदिर बना होता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नौवां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 निम्नलिखित में से किस समझौते को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था? ठीक है ना। तो नौवां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 को, ठीक है, तो कौन सा समझौता था? ये भारत पाक समझौता था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भारत पाक समझौता हुआ था 1960 में और नौवां संविधान संशोधन, सबसे पहले याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा विवाद थी ना, उसको सुलझाने के लिए जो है कुछ क्षेत्रों में जो है क्या हुआ था कि स्थानांतरित करने की बात हुई थी, ठीक है ना। खासकर ये जो मामला था ना, ये बेरूबारी जो यूनियन का ये पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा है, वो किसको सौंपना था? पाकिस्तान को सौंपना था, ठीक है। लेकिन ये जो समझौता था ना, इस समझौते को लागू करने के लिए क्या था? जो संविधान की प्रथम अनुसूची में जो है ना संशोधन करना सबसे ज्यादा जरूरी था, ठीक है। और इसी इसी वजह से जो है ये आपका नौवां संविधान संशोधन हुआ था, 1960 को पारित किया गया था, ठीक है। तो ये होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर मैं ताशकंद समझौते की बात करूँ तो सबसे पहले याद रखिएगा ताशकंद समझौता हुआ कब था? तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में हुआ था ये समझौता। 1966 में ये समझौता हुआ था। इस समझौते में क्या था? ये समझौता याद रखिएगा भारत से थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान से अयूब खान थे, ठीक है ना। ये समझौता हुआ था जिसमें जो 1965 का जो भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद जो है शांति रखने के लिए जो है ये समझौता हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें जो है इसी समझौते के दौरान जो है शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी उसी रात ताशकंद में, ठीक है। तो ताशकंद समझौता थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? याद रखिएगा ये हुआ था ये और ताशकंद हो पड़ता कहाँ है? ताशकंद आपका पड़ता है उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना ये जो हुआ था ये किसके बीच हुआ था? भारत से थे, भारत से थे लाल बहादुर शास्त्री, और इसके बाद याद रखिएगा पाकिस्तान से थे अयूब खान, ठीक है। और याद रखिएगा ये 1965 के जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद जो है शांति बहाल करना इसका सबसे जो मुद्दा था ये था। यानी कि जो अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो दोनों देशों ने युद्ध के दौरान जो भी कब्जा किया गया हुआ क्षेत्र था उसको वापस करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसका जो है मुख्य बिंदु कह सकते हैं, मुख्य बिंदु। तो इस समझौते का मुख्य बिंदु क्या था? इस समझौते का मुख्य बिंदु था दोनों देशों ने युद्ध के दौरान कब्जा किए गए क्षेत्र को, युद्ध के दौरान कब्जा किए गए क्षेत्र को वापस करना। और ये जो कौन सा युद्ध था? ये 1965 में जो भारत और पाक का युद्ध था, ठीक है। कौन सा युद्ध था? 1965 में भारत पाक युद्ध। इसी युद्ध में जो भी कब्जा किया गया हुआ क्षेत्र था उसको लौटाने के बीच ये ताशकंद समझौता हुआ था, ठीक है। और इसी समझौते में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी उसी रात। इसके बाद लाहौर की अगर मैं बात करूँ, लाहौर घोषणा, लाहौर घोषणा कब हुआ था? लाहौर घोषणा हुआ था 1999 में हुआ था लाहौर घोषणा। और ये हुआ था आपके जो है अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच हुआ था, ठीक है ना। और इसमें याद रखिएगा कि ये समझौता हुआ था जो दोनों देशों ने जो परमाणु हथियार में जो भी अ, गैर तरीके से प्रयोग की गई थी उस पे जो है ना इन्होंने प्रतिबद्धता जताई थी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि सिंपली अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि परमाणु परीक्षण जो हुआ था उसके बाद जो है उसके तनाव को कम करने के लिए, ठीक है ना, ये घोषणा हुआ था। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ शिमला समझौता, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता हुआ था 1972 में हुआ था ये समझौता। और ये हुआ था आपके इंदिरा गांधी और पाकिस्तान से थे जुल्फिकार अली भुट्टो थे, ठीक है। तो
ये समझौता हुआ था 1971 का जो युद्ध हुआ था ना, उसके बाद जो है अस्थाई शांति वगैरह के लिए जो है ये समझौता हुआ था, ठीक है। इसमें जो था, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जो आपका जो LOC है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, इसमें इसको मान्यता दी गई थी इसमें। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये आप लिख लीजिए, शिमला समझौता। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था, तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था, और जुल्फिकार अली भुट्टो कहाँ के थे, ये पाकिस्तान के थे, ठीक है। तो इसमें जो है याद रखिएगा, जो आपके जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC, इसको जो है मान्यता दी गई थी, मान्यता दी गई, ठीक है। और याद रखिएगा, इसमें जो है बांग्लादेश को जो की स्वतंत्रता को जो है याद रखिएगा, इसमें जो है अप्रत्यक्ष रूप से इसे स्वीकार भी किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? दमन और दीव की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, पुडुचेरी की, या फिर लक्षद्वीप की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा है ना वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी तटरेखा की अगर मैं लंबाई की बात करूं, इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो 1962 किलोमीटर इसकी तटरेखा की लंबाई है, ठीक है। तो इसकी तटरेखा कितनी है, 1962 किलोमीटर, ठीक है। और याद रखिएगा, ये भारत का सबसे लंबा द्वीपीय तट है। भारत का सबसे लंबा द्वीपीय तट है। इसका ध्यान रखिएगा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी राजधानी कहाँ है, राजधानी, तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है यहाँ की भाषाएं, ठीक है, राजधानी, इसके बाद भाषाएं याद रखिएगा, यहाँ की भाषाएं कौन कौन सी है, तो याद रखिएगा, यहाँ की भाषाएं हो गई हिंदी, तमिल, बंगाली, तेलुगु और अंग्रेजी। हिंदी, तमिल, इसके बाद हो गया बंगाली, तेलुगु और अंग्रेजी। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि भारत में कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। भारत में कुल कितना है? भारत में कुल 7 यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, कुल 7 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से आपको याद रखना है कि 4 की जो है समुद्री तटरेखा है, 4 की समुद्री तटरेखा है। अब 4 की समुद्री तटरेखा, तो एक तो मैंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बता चुकी हूँ। दूसरा आपको याद रखना है, दूसरे नंबर पे आपका कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे आता है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप, और एक नंबर पे आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगर इसकी तटरेखा की लंबाई की बात करूँ, तो इसके तटरेखा की लंबाई जो है, तटरेखा, तटरेखा की लंबाई, तो इसके तटरेखा की लंबाई कितना है, 132 किलोमीटर। इसके बाद याद रखिएगा, और कौन सा हो गया आपका, पुदुचेरी,
पुदुचेरी। और तीसरा आपको चौथा आपको कौन सा याद रखना है? चौथा आपको याद रखना है, ये हो गया आपका दमन और दीव। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव। आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है, सबसे लंबी तटरेखा लगती है ये अंडमान और निकोबार पे, और सबसे छोटी तटरेखा लगती है, इसकी लंबाई है दमन और दीव की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 भाग 3 में राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विशेष व्यवस्था दी गई है? तो कौन सा विशेष व्यवस्था, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति की शक्तियां, या फिर राष्ट्रपति का वेतन और विशेषाधिकार। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति का वेतन और विशेषाधिकार दिया गया है राष्ट्रपति को, यानी कि उनके जो कार्यकाल के दौरान जो है संसद में के द्वारा जो है वेतन और उनके जो भत्ते होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। वेतन और भत्ते, वेतन दिया जाता है। इसके बाद याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को एक निवास दिया जाता है जिसमें बिना किराया दिए जो है वो निवास का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है कि इनको और भी सुविधाएं दी जाती है। तो ये सारी सुविधाएं दी जाती है किस आर्टिकल, अनुच्छेद 59 भाग 3 में, और कौन सी अनुसूची में वर्णित है? तो आपने पढ़ा होगा कि अनुसूची जो आपका 2 है, दूसरी अनुसूची में जो है, अनुसूची में इसमें जो है वेतन और भत्ते दिए गए ये इसी में। ठीक है, तो अनुसूची कौन सी रहेगी? अनुसूची है आपका दूसरी। और आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 59 भाग 3। यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि जब तक संसद कोई कानून नहीं बनाती है तब तक जो राष्ट्रपति की दूसरी अनुसूची में जो ये सारी सुविधाएं दी गई हैं, वेतन भत्ता, ये सारी उनको मिलेगी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का जो चुनाव है ना, ये आपका किसमें है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान कौन सा आपका हो गया? तो ये आपका अनुच्छेद 55 में आता है। अनुच्छेद 55 में आपका राष्ट्रपति का चुनाव है। इसके बाद याद रखिएगा अनुच्छेद आपका जो हो गया, अनुच्छेद 61 में जो है ये राष्ट्रपति के महाभियोग है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ हैं, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, इनको विशेषाधिकार दिया हुआ है। न्यायिक शक्ति नहीं है, अम, इनको कार्यकारी शक्ति, इसके बाद विधायी शक्ति और विशेषाधिकार दिया गया, जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति वगैरह भी है। तो ये सारी दिए हुए हैं। तो ये आर्टिकल आपका कौन कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद 53, इसके बाद याद रखिएगा आपका हो गया 74 और 75। इसमें जो है राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित जो जो ये आर्टिकल है, इसमें इनकी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद 59 भाग 3 जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 59 में जो है ये इसमें 4 भाग है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 59 में, 59 में कितने भाग हैं? 4 भाग। 4 भाग है। ठीक है, तो 4 भाग हैं, तो कौन? पहला भाग किससे संबंधित है? पहला है आपके वेतन और भत्ते से। दूसरा भाग आपका किससे है? अन्य लाभ से। देखिए, वेतन और भत्ते का मतलब जो भाग एक में, यानी राष्ट्रपति को संसद द्वारा जो निर्धारित वेतन और भत्ते मिलते हैं, ये भाग एक में है। भाग दो में जो है अन्य लाभ, यानी कि राष्ट्रपति को किसी अन्य स्रोत से जो है कोई लाभ नहीं मिलेगा, ये हुआ। ठीक है, इसके बाद भाग तीन में जो है ये आपको सरकारी निवेश और विशेषाधिकार ये दिया हुआ है। ठीक है ना, जो कि मैं आपको ये पूछा भी हुआ है। ठीक है, तो ये जो है विशेषाधिकार, सरकारी निवास, सरकारी निवास और विशेषाधिकार। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा हो गया? विशेषाधिकार। ये मैं अनुच्छेद 59 के बारे में बता रही हूँ। ठीक है ना, विशेषा। ठीक है, और भाग चार में क्या है? तो ये भाग चार में है आपके, जब तक संसद कानून ना बनाए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में नागरिक और अन्य सैन्य शासन से संबंधित सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? विच बॉडी वॉज established टू कंट्रोल ऑल मैटर्स ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया? विधानमंडल बोर्ड, कार्यकारी बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड या फिर निदेशक मंडल? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ब्रिटिश सरकार में जो है नागरिक और सैन्य शासन से संबंधित सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है। तो आपने नियंत्रक बोर्ड, आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इसी एक्ट के तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना क्यों की गई थी? ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, यानी इसका जो उद्देश्य था कि भारत में जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है प्रशासनिक कार्य हो गए, और जो प्रशासनिक कार्य खासकर जो अगर मैं बात करूँ वो नागरिक और सैन्य मामलों पर ब्रिटिश संसद का जो है ना वो नियंत्रण हो। इससे पहले जो है केवल क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, जो कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्णय लेता था। ठीक है, इसीलिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, याद रखिएगा, सिंपली अगर मैं लिख देती हूँ, नागरिक और सैन्य मामलों पर जो है ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? नागरिक और सैन्य मामले, नागरिक सैन्य मामलों का सैन्य मामलों पर होगा। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो। नियंत्रण हो, इसीलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा पहले क्या था, इससे पहले केवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही निर्णय लेता था। ठीक है ना। इससे पहले मैं इतना क्लियरली लिख देती हूँ ना, ताकि आप लोगों को नोट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आप नोट बनाएंगे, एक बार आप सेशन को देखें एंड देन आप नोट बनाएं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लिटरली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे पहले क्या था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या थे? यही निर्णय लेते थे। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो है पिट्स इंडिया एक्ट से एक और चीज याद रखिएगा। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को जो है गवर्नर जनरल के अधीन किया गया था, वो किस एक्ट के तहत? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, तो याद रखिएगा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे को गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग सुधार संगठनों और उनके संस्थापकों का सही मिलान है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि जो सुधार संगठन है और उनके संस्थापक का मिलान सही है। तो ब्रह्म समाज दयानंद सरस्वती, बहुजन समाज बी आर अम्बेडकर, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, आर्य समाज राजा राम मोहन राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा ज्योतिबा फुले ने की थी, जो कि कब की थी? 1873 में की थी, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी और कब की थी? 1875 में। इसके बाद ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी गाइस? तो याद रखिएगा ये जो है स्थापना राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने कब? 1828 में, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? हु वाज द ऑथर ऑफ द नॉवल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस? अनीस सलीम, किरण देसाई, अरविंद अडिगा या फिर अनीता देसाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किरण देसाई। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की अगर मैं बात करूँ तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन हुआ था 2008 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। सॉरी 2006 में, 8 नहीं था 6 था, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। कौन सी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इस पुस्तक के लिए किरण देसाई को बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो मैन बुकर प्राइज इन्हें कब मिला था? 2006 में। मैन बुकर प्राइज 2006 में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा अनीस सलीम। अनीस सलीम की कौन कौन सी पुस्तक है? तो अनीस सलीम की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इनकी पुस्तक हो गई ये वैनिटी बाग, वैनिटी बाग, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा हो गया? द स्मॉल टाउन सी, द स्मॉल टाउन सी। इसके अलावा और कौन सी हो गई? इसके बाद याद रखिएगा और हो गया द आपका द बेल बॉय, ठीक है। ये अनीस सलीम की पुस्तक हो गई। इसके बाद अगर मैं अरविंद अडिगा की बात करूँ तो अरविंद अडिगा की पुस्तक कौन कौन सी है? तो अरविंद अडिगा की जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो है द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर। इसके बाद लास्ट मैन इन टावर। इसके बाद आपका हो गया सिलेक्शन डे, सिलेक्शन डे। ये हो गया आपके किसका पुस्तक हो गया? अरविंद अडिगा का, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना। और अनीता देसाई की अगर मैं बात करूँ तो अनीता देसाई की भी एक दो पुस्तक याद रखिएगा। अनीता देसाई के हो गया द क्राई पीकॉक हो गया, ठीक है। क्राई द पीकॉक एंड इन कस्टडी जो है ये इनका है, अनीता देसाई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि गोवा निम्नलिखित में से किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गोवा इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स? सोना और ग्रेफाइट के लिए, लोहा और मैग्नीज के लिए, यूरेनियम और तांबा के लिए। और ऑप्शन डी जो है ये आपका हो गया किसके लिए? आपके पेट्रोलियम और कोयला के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा गोवा में और कौन-कौन सा है? तो गोवा में लोहा और मैंगनीज के अलावा आपको याद रखना है बॉक्साइट जो है, और यहाँ बॉक्साइट भी लिख लीजिए। ठीक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बाजार मूल्य पर जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मापन कैसे किया जाता है? हाउ इज जीएनपी मेजर्ड एट मार्केट प्राइस? कारक लाभ पर एनडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय। ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि बाजार मूल्य पर जीएनपी प्लस सब्सिडी। ऑप्शन डी आपसे बोल रहा है बाजार मूल्य पर जीडीपी प्लस विदेशियों से शुद्ध कारक आय। या फिर ऑप्शन डी बाजार मूल्य पर जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? बाजार पर जो है जीडीपी और विदेशकों से शुद्ध। सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाजार पर जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है जीएनपी जो कि होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे जो है इसका आपको क्या याद रखना है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा देश के जो नागरिक द्वारा जो है नागरिकों के द्वारा जो है देश हो गया या फिर विदेश में जो है कुल आय जो होता है उसका जो है क्या होता है? जीडीपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम उसको मानते हैं। जो कि क्या होता है उसमें जो है विदेशों से शुद्ध कारक आय जब हम बाजार मूल्य पर मापते हैं, ठीक है ना, तब यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ते हैं। ठीक है। तो ये आप होपफुली समझ पाए होंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि शास्त्रीय नृत्यों में कितने रस प्रस्तुत किए जाते हैं? तो हाउ मेनी रेसेस आर प्रेजेंटेड इन क्लासिकल डांस? 9, 6, 4, 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 को। ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं? तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या होती है जो कि 8 है। ठीक है। 8 है। तो अगर मैं बात करूँ कौन कौन सा हो गया, भरतनाट्यम, इसके बाद याद रखिएगा आपका हो गया कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम। ठीक है। 4 हो गया। इसके बाद याद रखिएगा मोहिनीअट्टम के बाद आपका हो गया कुचिपुड़ी। ठीक है। इसके बाद ओडिसी, मणिपुरी, और इसके बाद याद रखिएगा सत्रिया। ये टोटल जो है ना आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपको याद रखना है। भरतनाट्यम जो है कि आपके तमिलनाडु का है। कथक आपके हो गया उत्तर प्रदेश का। कथकली आपका हो गया केरल का। मोहिनीअट्टम हो गया केरल का। कुचिपुड़ी हो गया आपके आंध्र प्रदेश का। ओडिसी हो गया आपके ओडिशा का। मणिपुरी हो गया मणिपुर का। और सत्रिया हो गया आपके असम का। ठीक है। अब इस शास्त्रीय नृत्य में जो है कितने 9 रस को प्रस्तुत किए जाते हैं? तो ये 9 रस कौन कौन सा है? तो पहला आपको याद रखना है श्रृंगार, हास्य, इसके बाद करुण, करुण, करुण है। इसके बाद हो गया आपका रौंद। इसके बाद आपका हो गया रौद्र। ठीक है ना, रौद्र। इसके बाद आपका हो गया और कौन सा हो गया वीर।
भय, इसके बाद हो गया आपका अद्भुत, अद्भुत, इसका ध्यान रखिएगा शांत। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और आपका बच गया, कौन सा हो गया, ये भीमतस, भीम सत। ठीक है, तो ये 9 रस प्रस्तुत किए जाते हैं जो कि आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि सोलंकी राजवंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा बनवाए गए इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। इस मंदिर का नाम क्या है? तो यानी कि जो है आपको याद रखना है कि सोलंकी राजवंश के राजा कौन थे? भीमदेव प्रथम द्वारा जो है इस मंदिर का निर्माण इस मंदिर के सामने एक आयताकार तालाब है। तो ये कौन सा मंदिर है और उसे सूर्य कुंड कहा जाता है? तो ये है मोढेरा सूर्य मंदिर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में याद रखिएगा सबसे पहले कि ये गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है और याद रखिएगा इसे तो बोला ही गया है, ऑप्शन क्वेश्चन में ही बोल दिया गया कि सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, और इसके सामने जो है प्रसिद्ध सूर्य कुंड है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा खजुराहो। तो खजुराहो जो है ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और इसको किसने बनाया था? चंदेल राजवंश के द्वारा ये निर्मित हुआ था। ठीक है, कौन से राजवंश के द्वारा? चंदेल राजवंश के द्वारा। ठीक है, चंदेल राजवंश के द्वारा ये निर्मित हुआ था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा आपका जो है कोणार्क सूर्य मंदिर, ये कहाँ है? कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा में है और इसे कौन से वंश ने बनाया था? गंग वंश ने, गंग वंश के द्वारा निर्मित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पदार्थ के संगठन अणुओं की गतिज ऊर्जा उसकी डैश में न्यूनतम होती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज मिनिमम इन इट्स, लवण अवस्था में, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में। पदार्थ के संगठन अणुओं की गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो याद रखिएगा किसमें न्यूनतम होती है? तो ये होता है ठोस अवस्था में। ठीक है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठोस अवस्था में। तो सबसे पहले हम गति ऊर्जा के बारे में जानते हैं। गति ऊर्जा जो है ये क्या होता है? गति ऊर्जा होता है यानी कि किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है ना, उसे हम गति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा गतिशील वस्तु में किसी गति किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा होती है। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका सूत्र के ई बराबर 1/2 mv²। के ई क्या होता है? के ई होता है गतिज ऊर्जा। उसके बाद आपका अगर मैं बात करूँ एम आपका क्या होता है? एम होता है आपका द्रव्यमान, यानी कि ये हो गया आपका मास। ठीक है ना, एम हो गया आपका द्रव्यमान। ये के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, और जो है आपका वी मतलब क्या हो गया? वी मतलब हो गया वस्तु की गति।
और ये हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे ठोस अवस्था में जो है न्यूनतम होती है। ठोस अवस्था में न्यूनतम क्यों होती है? तो ये याद रखिए, ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं ना वो एक दूसरे के निकट होते हैं, और जब निकट होते हैं तो इसमें केवल क्या होगा, कंपन होगा, वो इधर उधर फैलेगा नहीं। इसी वजह से उसकी गतिज ऊर्जा कम होती है। समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक ये ले रही हूँ। ठीक है, ये है ठोस अवस्था। ठीक है, अब अगर मान के चलिए इसमें, अगर इसमें जो है कोई भी जो गति, उस पे गति जो होगा, इसमें अगर गति होगी तो ये गति होगी नहीं, क्योंकि इसमें स्पेस ही कहाँ बच रहा है। तो ये गति नहीं होगी तो क्या होगा, कंपन होगा, यानी वो हिलेगा। ठीक है ना, तो कंपन होगा, कंपन होने की वजह से इसमें क्या होगा, इधर उधर ये फैलेगा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। यानी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा जो होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसमें तो गति हो ही नहीं रहा है, इसमें सिर्फ कंपन हो रहा है, इसलिए इसमें क्या होगा, सबसे न्यूनतम जो होगी ऊर्जा वो इसमें ठोस अवस्था में होती है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूँ, आपका सबसे ज्यादा जो होगा वो किस में होगा, सबसे ज्यादा जो होता है ना वो गैस में होता है। ठीक है, गैस में क्या होता है, गैस अवस्था की अगर मैं एग्जांपल दूं तो याद रखिएगा, ये जो है आपका गैस ऐसे ऐसे रहता है। ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे रहता है। ठीक, अब ये जो है इतना छोटा छोटा रहता है, तो ये स्वतंत्र अवस्था में ये जो है इधर उधर मतलब गति कर सकता है। तो अगर प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक जो है वो किस में होगा, तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है ये आपके ठोस अवस्था में होगा, सबसे अधिक। और इसके बाद द्रव में इससे थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार डैश जनजाति भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, द ट्राइब इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। भील, भूटिया, कोरकू या फिर खासी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भील। ठीक है, भील की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की सबसे जो बड़ी जनजाति हो गई वो हो गई भील। यानी इसकी आबादी का लगभग कितना, 38% हिस्सा है। ठीक है, इसका कितना है, 38% हिस्सा है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो जनजाति है कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये जो भील जनजाति है ना, ये आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, और छत्तीसगढ़। इसके बाद खासी, खासी जो है ये कहाँ पाया जाता है, ये आपके मेघालय में जो है ये खासी खासी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा ये आपके कोरकू, कोरकू जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा कोरकू जो पाया जाता है ये आपके मध्य भारत में पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, मध्य भारत में, मध्य भारत में पाई जाती है। इसके बाद अगर मैं भूटिया की बात करूँ तो भूटिया जनजाति जो है ये आपके सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड में सेल एड्रेस सीटेन क्या दर्शाता है। तो जो सबसे पहले जो आपका एक्सेल होता है ना वो किस तरीके से होता है, ये होता है आपके, इससे थोड़ा सा लाइन इधर उधर हो जाएगा, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से होता है, इसको बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से जो होता है ये आपका सेल एड्रेस होता है। ठीक है, अब इसमें जो है ये क्या बोल रहा है कि C10 जो है ये किसको दर्शाता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो आपका अक्षर जो होता है ना, अक्षर वो किसको दर्शाता है, कॉलम को दर्शाता है, और जो आपका नंबर जो होता है ना वो रो को दर्शाता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये होता है आपका, इसमें जो होता है ABCDEF जी, और ये हो जाता है आपका अ, 1 2 3 4
5 ये रो को दर्शाता है, ठीक है। 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो सी किसको दर्शाता है, कॉलम को, और संख्या जो हो गया ये किसको दर्शाता है, रो को दर्शाता है। तो तीसरा जो हो गया, तीसरा जो होगा वो किसको दर्शाएगा, कॉलम को, और 10वीं रो को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सी 10। यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट, आप इस क्वेश्चन का आंसर तभी कर पाते जब आपको ये पता होता कि सेल एड्रेस को जो है, याद रखिएगा, दो भागों से बनता है। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो आपका सेल एड्रेस होता है, सेल एड्रेस सेल एड्रेस दो भागों से बनता है। दो भागों से बनता है, ठीक है। एक आपका किससे बनता है, एक बनता है आपका लेटर, और दूसरा आपका बनता है नंबर। लेटर किसको दर्शाता है और नंबर किसको दर्शाता है, लेटर जो होता है याद रखिएगा ये जो है कॉलम को दर्शाता है। कॉलम को दर्शाता है और ये रो को दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि एमएस वर्ड 365 की पेजीय फॉर्मेटिंग में निम्न में से कौन सा ऑप्शन मौजूद होता है। तो पेजीय फॉर्मेटिंग में कौन सा ऑप्शन मौजूद होता है, फाइंड, लाइन स्पेसिंग, रिप्लेस, सेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा लाइन स्पेसिंग। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमएस वर्ड में जो है याद रखिएगा पैराग्राफ के बीच की दूरी को नियंत्रित करने के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा एमएस वर्ड में पैराग्राफ पैराग्राफ के बीच की दूरी को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सेव जो होता है, ये तो फाइल ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। इसमें जो है और आपका जो है फाइंड हो गया, ये आपका एक एडिटिंग टूल हो गया, ठीक है ना। तो और इसके बाद रिप्लेस भी आपका एडिटिंग के लिए होता है, ठीक है। लेकिन एमएस वर्ड में पैराग्राफ के बीच की दूरी को नियंत्रित करने के लिए लाइन स्पेसिंग का उपयोग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख निम्न में से किसने लिखा था। तो मिलिंद ने, रुद्रदामन ने, कनिष्क ने, या फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, और याद रखिएगा ये रुद्रदामन प्रथम जो है याद रखिएगा ये जो है आपके शकों के जो है ना पश्चिमी क्षत्रप वंश का जो है राजा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो गाइज आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।